लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी न्यूक्लियोटाइड्स के कंपोनेंट्स के बारे में। इस लेक्चर से हम स्टार्ट करते हैं इसकी फॉर्मेशन के बारे में। ये बनते कैसे, ये कंपोनेंट्स अरेंज कैसे होते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो आप सबको पता है एक बात कि भाई न्यूक्लियोटाइड है और वो बनता है और उससे डीएनए बनता है। लेकिन न्यूक्लियोटाइड से पहले भी एक फॉर्म पाई जाती है और वो फॉर्म क्या है, वो है न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, पहले न्यूक्लियोसाइड की फॉर्मेशन होती है और न्यूक्लियोसाइड की फॉर्मेशन के बाद जो है वो न्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड की फॉर्मेशन टोटल 3 कंपोनेंट्स हैं। तो न्यूक्लियोसाइड जो है वो 2 कंपोनेंट्स की अटैचमेंट से बन जाएगा। तो जो बेसिक कंपोनेंट है सबसे पहले वो है पेंटोस शुगर एज यूजुअल, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5। और जो दूसरा कंपोनेंट है, जैसे हमने सीक्वेंस वाइज पढ़ा था, वो अटैच होगा यहाँ पर, और वो क्या था, नाइट्रोजनस बेस। तो नाइट्रोजनस बेस की अटैचमेंट कौन से कार्बन पर होगी, कार्बन 1 2 3 4 5 कौन से कार्बन पर होगी, होगी, वेरी गुड, कार्बन नंबर 1 पे अटैचमेंट होगी नाइट्रोजनस बेस की, फॉर एग्जांपल एडेनिन। ठीक है, और ये जो है वो हमारा क्या कहना रहेगा, न्यूक्लियोसाइड। ये न्यूक्लियोसाइड बन गया। अगर तो यहाँ पर और मैं बना दूँ पेंटोस शुगर, सही है, और 4 मैंने बना दिए। एक पर अटैच हो गया एडेनिन, दूसरे पर मैंने अटैच कर दिया ग्वानिन, तीसरे पे थायमिड और चौथे पे साइटोसिन। इस स्ट्रक्चर को मैं कलेक्टिवली क्या कहूँगा, पेंटोस शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, एडेनिन प्लस पेंटोस शुगर, इट इज़ कॉल्ड एडिनोसिन। एडेनिन का एडिनो हो गया, और पेंटोस से तुम एस निकालो तो पेंटोस का जो एस है वो एडिनोसिन बन जाएगा, एडिनोसिन। ठीक है, इसी तरह से जो ये कलेक्टिवली स्ट्रक्चर है क्या है, ग्वानोसिन। लेकिन थायमिन में सिन नहीं लगेगा, थायमिन सिन से पाक है, नमाजी परहेजगार है, तो ये हो जाएगा थायमेडिन। ठीक है, और साइटोसिन तो पहले से ही सिन में है, तो हम इसको बना देंगे साइटिडिन। ठीक है, अब आपने इसके नाम सुने होंगे कहीं ना कहीं। अब हम देखेंगे वो नाम कहाँ सुना हम आपने। सबसे पहले आपको पता चल गया न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोसाइड है, 2 स्ट्रक्चर से बन रहा है, एडिनोसिन कहलाएंगे, ग्वानोसिन, थायमिडिन और साइटिडिन। अब न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड बाय द अटैचमेंट ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, है ना। अब फॉस्फेट ग्रुप के अटैचमेंट में किसी एक कार्बन पर होगी, और वो कार्बन कौन सा है, नाइट्रोजनस बेस की तो अटैचमेंट हो गई कार्बन नंबर 1 पे। अब जो फॉस्फेट ग्रुप है उसकी अटैचमेंट कौन से कार्बन पे होगी, वो होगी कार्बन नंबर 4 पे, 5th, कार्बन नंबर 5 पे फॉस्फेट ग्रुप की अटैचमेंट होगी। पहले था ये एडिनोसिन, पहले था एडिनोसिन, एक फॉस्फेट लग गया, ये क्या बन जाएगा, एडिनोसिन। एक है तो मोनोफॉस्फेट, तो आपने नाम सुन लिया, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट कहाँ पे सुना था, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। और अगर तो ये एक ग्वानोसिन है, एडिनोसिन नहीं है, ग्वानोसिन है, और ग्वानोसिन में एक फॉस्फेट ग्रुप नहीं लगा बल्कि 3 फॉस्फेट ग्रुप लग गए, 1 2 3, तो ये हो जाएगा ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, GTP, जो कि आप क्रेब्स साइकिल में पढ़ते हैं। सही है, तो हमने न्यूक्लियोसाइड की और न्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन पढ़ ली। अब हमने न्यूक्लियोटाइड पढ़ लिया, न्यूक्लियोसाइड पढ़ लिया, लेकिन जो हमारा बेस टारगेट था वो था न्यूक्लिक एसिड पढ़ना। अब ये न्यूक्लियोटाइड जो है वो पॉलीमराइज होंगे और बनाएंगे न्यूक्लियोटाइड चेन। सही है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, सही है। पहले एक न्यूक्लियोटाइड है, पहले पेंटोस शुगर एक, फिर दूसरा पेंटोस शुगर, तीसरा पेंटोस शुगर, और ये चौथा पेंटोस शुगर। ठीक, सारे न्यूक्लियोटाइड बन जाएंगे। सबसे पहले इधर एडेनिन, इधर साइटोसिन, इधर थायमिन और इधर ग्वानिन। और इसके 5th कार्बन पर एक फॉस्फेट ग्रुप, यहाँ पर एक फॉस्फेट ग्रुप, यहाँ पर एक फॉस्फेट ग्रुप, यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप, और एक यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, अब इनको अटैच होना है
एक दूसरे के साथ अटैचमेंट कैसे होगी? बहुत आसान है। फॉस्फेट ग्रुप बिल्कुल यहाँ पे अकेला तन्हा, और इसके ऊपर यहाँ पे थर्ड कार्बन में क्या लगा हुआ होता है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ होता है। तो फॉस्फेट ग्रुप और कार्बन नंबर 3 के दरमियान एक बॉन्ड बनता है, और उस बॉन्ड को हम कहते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। सही। और ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड किनके दरमियान बनता है? कार्बन नंबर 3 इधर और कार्बन नंबर 5 इधर, और ये फॉस्फेट ब्रिज बन रही है। सही है, ये एक ब्रिज है, और ये दो कार्बन्स को अटैच कर रहा है, कार्बन नंबर 3 को और कार्बन नंबर 5 को, और इससे हम कहते हैं 3 to 5 फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड। अब कोई ये नहीं पूछना कि इसको डाइस्टर क्यों कहते हैं, क्योंकि तुम्हारे काम की बात नहीं। ठीक है, सही है। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, इससे हर न्यूक्लियोटाइड बन गया, इधर भी इधर भी, और ये पूरी एक पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन फॉर्म हो गई। ठीक है, लेकिन वाटसन एंड क्रिक ने कहा था कि जो डीएनए है वो तो एक लैडर शेप स्ट्रक्चर है, और लैडर जो है वो उसके दो जो है वो सपोर्टिव एंड्स होते हैं। एक एंड तो ये हो गया, हमें दूसरा एंड बनाना है। जो दूसरा एंड है, उन्होंने एक और बात कही कि जो दूसरा एंड है वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है, बिल्कुल अलग, अपोजिट, उल्टा होता है। ठीक है, तो हम अब उसको उल्टा कैसे बनाएं? देखो यहाँ पे कौन सा एंड है आपका? कार्बन नंबर 5, और यहाँ पे कौन सा एंड है? कार्बन नंबर 3, है ना? ऐसे तुम ऐसे बना लो एक, ये इसके टांग है, ठीक है, और इसका जो है वो आँखें, और ये अब इसको उल्टा कर देंगे ऐसे रख के। सही है, उल्टा कर देंगे तो यहाँ पर आएगा कार्बन नंबर 3 पे ऊपर और कार्बन नंबर 5 नीचे। और इसको बनाएंगे कैसे? इसको भी तो उल्टा करना है, घुमाना है, तो इसको बिल्कुल हमने ऐसे घुमा के बना देना। सही है, यहाँ भी घुमा के बना दिया, यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है, सब में हमने सबसे पहले में लगाया फॉस्फेट ग्रुप, क्योंकि उसके ज़रिए तो ये सब अटैच होंगे। एक फॉस्फेट ग्रुप सब में लगा दिया, और ये सारे फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड हैं कौन से बॉन्ड के ज़रिए? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के ज़रिए, जो कि 3 to 5 कार्बन पर आता है। ठीक है, अब ये तो हमने बना दिए सपोर्टिव एंड्स, लेकिन जो हमारा लेडर का रंग जो है वो किससे बनेगा? जो हॉरिजॉन्टल प्लेट्स हैं वो किससे बनेंगी? वो बनेंगी नाइट्रोजनस बेस से। यहाँ तो एडेनिन है, साइटोसिन है, थायमिन और ग्वानिन है, तो यहाँ दूसरे साइड पे तो क्या कुछ भी रख दें? नहीं, यहाँ पे क्या रखेंगे? इसका कॉम्प्लीमेंट्री। उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? हमें पता है इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? हमें पता है, हमारे पास चार्गेफ रूल है। कौन सा रूल है? चार्गेफ रूल। और चार्गेफ क्या कहता है कि एडेनिन हमेशा बाउंड करता है थायमिन से, और साइटोसिन हमेशा बॉन्ड करता है ग्वानिन से। सही है, और ये बॉन्डिंग कौन सी होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। डीएनए में सिर्फ दो बॉन्ड्स पाए जाते हैं, एक जो उसके सपोर्टिव एंड्स बनाते हैं, बैकबोन बनाते हैं, वो कौन से बॉन्ड है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। और जो रंग्स बनाते हैं, और वो कौन से बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड। और उसमें भी एडेनिन और थायमिन के दरमियान डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है, जबकि साइटोसिन और ग्वानिन के दरमियान ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड है। और इसकी वजह से जो साइटोसिन और ग्वानिन वाला बॉन्ड होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। सही है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। सही है, बहुत ज़्यादा हाइपर। और जबकि एडेनिन थायमिन वाला जो बॉन्ड है वो वीक होता है। सही है, और इसके दरमियान, और ये जो है वो टूटने का यहाँ पे ख़तरा ज़्यादा होता है। सही है, एडेनिन और थायमिन। और इस चार्गेफ रूल से आपके पास एनटीएस में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, उसे हम डिस्कस करेंगे आगे वीडियोज़ में। और वो क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ट्रिक ये है कि क्योंकि एडेनिन और थायमिन आपस से बॉन्ड करेंगे, साइटोसिन ग्वानिन आपस से बॉन्ड करेंगे, तो एडेनिन का जो अमाउंट होगा वो बिल्कुल बराबर होगा थायमिन के। अगर 10 एडेनिन है मेरे पास एक डीएनए में, तो 10 जो है वो थायमिन होंगे उसी डीएनए में। और अगर 10 साइटोसिन है एक डीएनए में, तो 10 ग्वानिन होंगे उसी डीएनए में। ठीक है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे एडेनिन के सामने क्या होगा? अब तो चल गया। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है एडेनिन का? यहाँ पे थायमीन। तो आपने यहाँ पे बना लिया थायमीन, और यहाँ पे कौन से कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। साइटोसिन के सामने ग्वानिन, और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। और थायमीन के सामने एडेनिन, और कितने हाइड्रोजन बॉन्ड? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। और ग्वानिन के सामने
साइटोसिन और कितना हाइड्रोजन बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो पूरा एक लैडर बन गया। अब देखो लैडर के जो बैकबोन है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं लैडर का, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं लैडर के बैकबोन्स, ये लैडर का बैकबोन बना रहे हैं। जबकि जो लैडर के रंग्स हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेट्स जो हैं, ये कौन बना रहा है, नाइट्रोजनस बेस बना रहा है। सही है। अब हमें जो बताया वाटसन एंड क्रिक मॉडल ने, ये एक लीनियर स्ट्रक्चर नहीं है, लीनियर के साथ साथ ये कर्ल भी है, इसमें कर्लिंग पाई जाती है, टर्न पाया जाता है। और वो टर्न कैसा होता है, लेफ्ट हैंडेड या राइट हैंडेड, राइट हैंड। देखो भाई अच्छी चीज़ जो हमेशा जो है वो सीधे हाथ से होती है, तो डीएनए एक अच्छी चीज़ है, तो ये जो है वो राइट हैंडेड टर्न होता है इसमें। ठीक है। अब मैं टर्न बनाने की कोशिश करूँगा, आर्टिस्ट तो हूँ नहीं लेकिन फिर भी आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो इसमें ऐसे राइट हैंडेड टर्न, सही है, ठीक है। जो इसकी बैकबोन है, ये पूरी बैकबोन किसकी बनी हुई है, अभी मैंने बताया फॉस्फेट ग्रुप और पेंटोज शुगर की, वेरी गुड। और जिसमें रंग्स बनेंगे अभी मैं बनाऊंगा, वो रंग्स से बने होंगे नाइट्रोजनस बेस के, सही है, वेरी गुड। सबसे पहले यहाँ पे मैंने एडेनिन बना दिया, यहाँ पर ग्वानिन, और यहाँ पर साइटोसिन, यहाँ पर थायमिन, यहाँ पर ग्वानिन, यहाँ पर थायमिन, इस जगह पे दोबारा एडेनिन, इस जगह पर ग्वानिन, इस जगह पर साइटोसिन। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा अब आपने बताना है, एडेनिन के सामने जल्दी जल्दी थायमीन, ग्वानिन के सामने साइटोसिन, साइटोसिन के सामने ग्वानिन, थायमिन के सामने एडेनिन, ग्वानिन के सामने साइटोसिन, थायमिन के सामने एडेनिन, एडेनिन के सामने थायमिन, ग्वानिन के सामने साइटोसिन, और साइटोसिन के सामने ग्वानिन। डबल बॉन्ड पता है आपको, थायमिन और उसके दरमियान डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सही है, ये बॉन्ड्स पता चल गए। अब हमने कुछ इनकी डायमेंशंस देखनी है। डायमेंशंस क्या मतलब, इनके दरमियान डिफरेंस क्या है, कितने बड़े हैं कितने छोटे हैं, क्या डायमीटर है, ये देखना। तो जो दो बैकबोन्स हैं, दो जो स्ट्रैंड्स हैं, इनके दरमियान एक जो है वो फासला है, एक डिस्टेंस है, सही है। और ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है 20 एंगस्ट्रॉम का, सही है। और एक कंप्लीट टर्न, एक कंप्लीट टर्न क्या होता है, पूरा मैं ऐसे एक चीज़ को घुमा दो, एक कंप्लीट टर्न यहाँ से आता है, ये कंप्लीट टर्न है, ये घुमा हुआ, और ये कंप्लीट टर्न कितना होता है 34 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और जो दो रंग्स हैं, इन दो रंग्स या जो दो न्यूक्लियोटाइड है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है ना, ये और एक दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, तो इन दो न्यूक्लियोटाइड के दरमियान जो डिफरेंस है वो क्या है 3.4 एंगस्ट्रॉम। अब आसान याद करना बहुत आसान है, 3.4 और 34 है, बड़ा जो है वो क्या होगा, पूरे कंप्लीट टर्न जो है वो 34 होगा, और जो दो न्यूक्लियोटाइड के दरमियान डिफरेंस है वो 3.4 होगा। और जो एक कंप्लीट टर्न है 34 एंगस्ट्रॉम का, इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं, 10 न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं, 10 मोनो न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आपको एंगस्ट्रॉम को कन्वर्ट करना है नैनोमीटर में, क्योंकि बुक में तो दोनों गिवन है, तो इतनी आपको नॉलेज होगी कि 1 मीटर बराबर होता है, 1 एंगस्ट्रॉम कितने मीटर के बराबर होता है, आप मुझे बताएं, 1 एंगस्ट्रॉम कितने मीटर के बराबर होता है, एक्सपोनेंट माइनस एक्सपोनेंट 10 के बराबर होता है, मैंने उल्टा बताया, एक्सपोनेंट 10 के बराबर होता है। अगर मैं कहता है 1 मीटर कितना होता है, तो होता है एक्सपोनेंट माइनस 10 एंगस्ट्रॉम, सही है। और 1 मीटर कितने नैनोमीटर के बराबर होता है, एक्सपोनेंट -9, तो 1 मीटर इधर से बराबर है एक्सपोनेंट -10 के एंगस्ट्रॉम और एक्सपोनेंट -9 नैनोमीटर। तो नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम में कितने का डिफरेंस आया, एक्सपोनेंट -1 का, यानी कि आपको एक पीछे जाना होगा जब आप एंगस्ट्रॉम में जाएंगे, एंगस्ट्रॉम से नैनोमीटर में जाएंगे, एक पीछे जाना होगा, 1 पॉइंट पीछे जाना होगा, यहाँ से पीछे गए कितना हो जाएगा 3.4 नैनोमीटर, यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.34 नैनोमीटर, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 नैनोमीटर, ठीक है। तो अब हमने जो है वो वाटसन क्रिक मॉडल कंप्लीट कर लिया, और अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जो कि पास्ट पेपर, एनटीएस के पास्ट पेपर से आए होंगे, हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे इससे, ठीक है। थैंक यू। सही था नहीं था?